मेरे साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आपको जो घटना चक्र देखने को मिलेगा और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद जो आज जो आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, इसमें 2 पार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें 2 पार्ट बनेगा। पहला पार्ट में जो है आधा क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में जो है फिर आधा क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं सॉल्व, ठीक है ना। इसमें कुल 382 क्वेश्चन है, 382 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 190-91 के लगभग 190-91 के आधा क्वेश्चन इसमें से हम आपको करा देते हैं, ठीक है ना। आधा जो है फिर अगली पार्ट में आपको हम करा देंगे। तो 2 पार्ट होगा और दोनों पार्ट आप अच्छा देख लीजिएगा। और पीछे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये दोनों आप घटना चक्र पूरा का एक एक लाइन करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो सॉल्व क्वेश्चन है सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आज आधुनिक भारत का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? भारत में कौन था? तो अल्मीडा था। मेरे साथी जानते हैं कि अल्मीडा है, तो पूरा इसके पूरा डिटेल जान लेते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 का कार्यकाल का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया, ठीक है साथियों। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी मेन का तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं, इस घटना चक्र को आप अंत तक जरूर देखिए मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है घटना चक्र, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? जो बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती होती थी, उसकी हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे, ठीक है साथियों। यह पुर्तगाली करते थे, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली क्या करते थे? अड्डे बनाए हुए थे और लूटपाट करते थे, जो भी समुद्री मार्ग से जो भी सामान आता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किस खान से उपाधि किया है? वो हॉकिंस ने किया है, ठीक है। हॉकिंस ने किया है। इसको पूरा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। आगे कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? ठीक है, तो अपनी पहली फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित किए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1660 ईस्वी में पहुंचा, और किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गए। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। उसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। आगे है, किस मुगल शासक के समय में सर थम्स रो भारत आया? तो वो था जहांगीर के समय में भारत आया था। पूरा इसका डिटेल देख लेते हैं। सर थम्स रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है
कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किए थे, किस वर्ष किए थे, तो वो किए थे 1632 ईस्वी में, ठीक है ना, 1632 ईस्वी में किए थे। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानता है 1632 मानता है कुछ प्रमाणित अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था, कौन सा तत्कालीन कारण था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरोध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया, ठीक है ना। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय फ्रांसीसियों 10,000 सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने उद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सलासापोल की संधि, ठीक है ना, से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल था। आगे है 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा था। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध, तो 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी के साथ हुआ था, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है, ठीक है। अंबर का युद्ध अगस्त 1749, मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अनवर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को पराजित कर उसे हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले में भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दिए थे। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जून 1757 अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 प्रांगणों जमींदारों को पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। उसके बांडीवास युद्ध जनवरी 1760 अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सन आयरकुट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध में प्लासी का निर्णय पर मोहर लगा दी। आगे हैं क्वेश्चन मेरे साथियों, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली के स्थान पर हराया था यह थॉमस बेस्ट मेरे साथियों। जो भी आपको घटा चक्र का क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 44वें बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और सबका हम डिटेल आपको हम करा देते हैं। और इसका डिटेल देखिए, 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद
कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकारी की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। आगे है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सोरा और अफीम प्राप्त होता था, यूरोप वासियों को सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है ना, याद रखिए यूरोप वासियों को सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। आगे है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए अधिक जो है बिहार अधिक था, अफीम का उत्पादन करता था। ठीक है, आगे है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो उप दीवान जो है मोहम्मद रजा खान ने बनाया। ठीक है ना, मोहम्मद रजा खान को बनाया। आगे चलते हैं इनके पूरा डिटेल पर। इनका पूरा डिटेल है, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा तथा खान बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन है, कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को कब प्रदान किया? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। ठीक है ना, और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। ठीक है ना, आगे है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि किस साम्राज्य की सीमा थी? चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। ठीक है ना, इनका डिटेल पर जाते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत इस शाह आलम अज दिल्ली या पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के शाह लाल किले से पालम गांव तक रह गया। बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। ठीक है ना, आगे है, रंजीत सिंह की सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहां से क्या था? शाह सूजा से प्राप्त किया था। ठीक है ना, और पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति रीड करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली
बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। और इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह ने सहायता मांगी थी और उसे कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट दिया गया। ठीक है ना। आगे है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया या आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। ठीक है। और इसका पूरा डिटेल आप करते चलिएगा। आगे है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है ना। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस और तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक है। कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों के बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखा होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सलीमैन को ठगों का विरोध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन जो निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ठगों का अंत जो है 1837 ईस्वी के बाद अंत हो गया। ठीक है। आगे है कि बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? किनके द्वारा लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विज शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया। आगे है द्विज शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्विज शासन का जनक जो है सर लियोनील कॉटिस को जाता है। सर लियोनील कॉटिस को जाता है। इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। सर लियोनील कॉटिस को द्विज शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी अलग कर दी गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? किस ब्रिटिश गवर्नर को बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। और जिस लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 1856। ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप। तो भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। ठीक है ना। आगे है कि मुंगेर का
बरहिया ताल का विरोध उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो बरहिया ताल है उसके विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है ना, बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। और मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन 1936 से 38 में करयानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त का पहला वायसराय था। आगे है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई थी? कब शामिल किए गए थे? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। और इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है ना। और जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, और किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। आगे 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है, जगदीशपुर आरा से। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो प्रकृति ने उन्हें अदम शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्हें शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। यह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। यह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां तक उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। मेरे साथ याद रखिएगा कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। क्या उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरोध संघर्ष जारी रखा। क्या आगे चलते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 बिहार का विद्रोह जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया था, जो आगे ऊपर पढ़ लिए हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से थे बाबू कुंवर सिंह, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, ठीक है। और बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तथा 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय उनके अदम्य साहस, वीरता और कुशलता, सेना नायकत्व के कारण उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है, ठीक है। बिहार का सिंह बाबू कुंवर सिंह। इसमें 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। क्या आगे चलते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से सम्मिलित हुए थे। आगे है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह
ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया? इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। आरा ही होगा सही उत्तर। आगे है, इनमें से किसने 1897 विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तो नाना साहब 1897 क्रांति में भाग लिए थे। बेगम हजरत महल लखनऊपुर से भाग लिए थे। मौलवी अब्दुल्ला साहब फैजाबाद से थे। बेगम जीनत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, ठीक है। इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देख लीजिए डिटेल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है ना, बेगम हजरत महल ने किया था। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में विद्रोह के नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया। इस प्रकार दिए गए सभी प्रश्न विकल्पों में से उत्तर सही होगा, ठीक है। आगे है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना से कौन थे? पटना से थे राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है ना। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। उनके जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी थी। आगे है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, ठीक है ना। कहाँ केंद्र था? जगदीशपुर केंद्र था। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजी की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के यानी कि गांव के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया, ठीक है। आगे है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। याद रखिएगा कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह है, जो कि विख्यात, आपने पूरा डिटेल देख ही लिए है। निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों को सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, ठीक है ना। अंग्रेज भी उससे कम नहीं था। 1857 विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब थे। 1857 के विद्रोह मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ठीक है ना। तो उर्दू कवि मिर्जा गालिब थे, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था? कौन था? अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता।
अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों के विद्रोही बनने में सहायक थे। आगे है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था मेरे साथियों? वो थे साहूकार भाग नहीं लिए थे और जमींदार ने भाग नहीं लिए थे, लेकिन खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिए थे। ठीक है। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तक वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यही दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के संधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बाहर ले जाता। व्यापारियों शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर, ठीक है ना, कलकत्ता बम्बई में सभाएं कर अंग्रेज सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनका जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर दिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कौन सा सही कथन है? ठीक है ना, कौन सा कथन सही है? इसका पहला 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। पूछ रहा कौन सा सही है? ठीक है। आगे 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं के साथ उनके जमींदारी आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। ठीक है। आगे 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है ना, लेकिन इसका पहला राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनके डिटेल पर पूरा चलते हैं। इनका डिटेल कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमरांव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। ठीक है ना, कुछ लोग अंग्रेजों की बहुत साथ दिए हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहे? बिहार का कौन सा भाग जो है कोई प्रभावित नहीं हुआ? कौन कौन था? तो इसमें मेरे साथियों, ठीक है ना, इसमें दानापुर प्रभावित था ही, आरा प्रभावित था, पटना प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, लेकिन मुंगेर जो है ये 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था। ठीक है ना, ये मुंगेर केवल जो है ये मुंगेर प्रभावित नहीं था। ठीक है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में से पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। पटना से पीर अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया तथा ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजों हुकूमत के विरोध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। ठीक है ना। आगे है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ से थे बेगम ऑफ
अवध मैंने बेगम हजरत महल थे, ठीक है ना। तो लखनऊ अवध में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ। यह विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यह विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई, ठीक है ना। आगे है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना पर केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव को सीमित क्षेत्र। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1857 की सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है यह असफल हो गए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएंगे। चलते पूरा डिटेल पर। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। सिपाहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था, ठीक है। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था, ठीक है। उसमें अनुशासन की कमी भी थी, अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह जिस व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रत्येक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए, ठीक है। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था, ठीक है। आगे चलते हैं। विचार कीजिए, कथन को और कथन का है, कारण का है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे कोड में सही उत्तर को चुनिए, ठीक है ना। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा को और का, ठीक है ना। कारण कथन जो है और का सत्य है, दोनों कथन सत्य है, लेकिन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, सही स्पष्टीकरण। आगे चलते हैं। इनका पूरा डिटेल है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, ठीक है ना। कल ही बिस्तर गोल कर, यानी कि कल ही यहाँ से जाना पड़ेगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। आ गया 1857 क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, भारत का ही प्रथम वायसराय बनाया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से थे। मेरे साथियों, 1857 की क्रांति आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1857 क्रांति से आप देख रहे हैं कि कितनी बार कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का ऑपरेशन करके पूछा गया है। ठीक है, इसको एक एक लाइन को आप देखते चलिएगा। 1857 के कोई भी बुक से लेकर उठाइए और पूरा इसको रट जाइए। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश,
में बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम यानी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीतियां पर आधारित था। क्या आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ठीक है, किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने दिए थे। ठीक है, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए, और जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व भी था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो मेरे साथियों, ये थे बी.डी. सावरकर। ठीक है, इनके पूरा डिटेल पर चलते हैं। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 विद्रोह का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। किसने दी थी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा? बी.डी. सावरकर ने दिए थे। किसने दिए थे? बी.डी. सावरकर ने दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? यह है पील आयोग। कौन सा है? पील आयोग है। और 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई, तथा भारतीय सेनाओं की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई अनुपात 1:3 रखा गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? और ये जिस नील विद्रोह जो था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती नहीं करने वालों को उसकी कार्रवाई की जा रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1859-60 से बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरोध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिकों को पूर्व निर्धारित दर जो बहुत ही कम होती थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरोध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि दीनबंधु ने कौन सा नाटक लिखे है? तो नील दर्पण। और यहाँ पर क्वेश्चन उठा कर रख देता है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण ने। और जैसे नील आंदोलन कब हुआ था? 1859-60 में। ठीक है, 1859-60 में। और बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरोध हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा कि 1859-60 में बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो व्यक्ति थे जो मिल मालिकों के विरोध आंदोलन किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आगे क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आप स्पष्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि नील दर्पण के लेखक थे वह दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र।
और इसका विख्यात आप देख ही लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, जमींदारी प्रथा, रेतबारी प्रथा, महलबारी प्रथा, दहसाला प्रथा, वो था रैयतबारी प्रथा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रैयतबारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है करम शाह ने किए थे। ठीक है, किसने किया था? तो करम शाह ने किया था। इसके पूरा डिटेल देख लेते हैं। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरोध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने सिरपुर पर सिरपुर पर अधिकार कर लिया था तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, फिराजी कौन है? फराजी कौन थे? तो फराजी जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है ना, इनका डिटेल देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय को अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गया, बहावी दल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है ना, पूरा डिटेल देख लिए हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को जो है गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कूका आंदोलन पंजाब से हुई थी। ठीक है, कूका आंदोलन पंजाब से हुई थी, जिसमें मुख्तः किसियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का संगठित किया तथा सुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन का एक नेता राम सिंह को रंगून जो उसने निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु 1885 में मृत्यु हो गई थी। रंगून कहाँ है मेरे साथियों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे है, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाराणों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। ठीक है, इनके पूरा डिटेल जान लेते हैं। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना और भू राजस्व की मांग। ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। तो यहाँ पर क्वेश्चन, दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875-76 में, और कारण क्या था? तो ऊंची ब्याज वसूलना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फाल्के ने किए थे। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। पर प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फाल्के 1845-83 के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया।
इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुए थे मेरे साथियों, पश्चिमी घाट में हुए थे। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया और रामोसियों ने सतारा के आसपास क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न अभाव यानी कि अन्न के अभाव के कारण उन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। आगे क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह बड़ोदरा में हुआ था। याद रखिएगा, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 56 और 59 बीपीएससी। ठीक है ना, तो जिस बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, तो बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरोध किया गया। ठीक है, बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था और बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया था। ठीक है, बघेरा युद्ध कब हुआ था? 1818। आगे कि मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो क्या है? खोंड जनजाति। क्या है? खोंड जनजाति। इनके बारे में जान लेते हैं कि खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण था, विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मरीहा को प्रतिबंधित करने प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरोध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गई, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है ना, आ गया। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, इसमें स्टार लगा हुआ है, लेकिन देख लेते हैं पूरा डिटेल। छोटा नागपुर का विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए विकल्प में कोई भी तिथि को विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा मुंडा विद्रोह 1899 में। तो कोई भी विकल्प उत्तर सही नहीं है। आगे है कि 1855-56 में संथालों में किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 55 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ठीक है, तो मेजर बारो को। इनका पूरा जो डिटेल है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और डिक्कुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, और इसके युद्ध करने वाले कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव किए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और उसका व्याख्या देख लिया है। आगे है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 से। इनके डिटेल पर चलते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 ईस्वी के बीच हुआ। ठीक, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों ने, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। ठीक है, साथियों को देख लेते हैं। मेरे साथियों, जो
95 दिया है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है ना, 1899 अगर है तो ठीक है ना, अगर 1895 है तो मानना जाएगा यही क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उल गुलान विद्रोह, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। इसका पूरा डिटेल देख लीजिए। मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खुंटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरोध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक, राजनीतिक और आंदोलनों का रूप प्रदान किया। ठीक है ना। और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा था कि डिकुओं से हमारी लड़ाई होगी, यानी गैर लड़ाई होगी, और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया, पर बिरसा अमर हो गए। क्या हुए? बिरसा मुंडा जी अमर हो गए। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य जो क्षेत्र था वो था रांची। ठीक है ना, कौन सा कार्य क्षेत्र था? रांची था। इनके डिटेल पर चलते हैं कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी कि सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है ना, क्या किया था? सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। 1899 से 1900 ईस्वी मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू बूढ़ा भगत। ठीक है ना, कौन था? बिरसा मुंडा होंगे। चलते ऑप्शन पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि व्याख्या पढ़ लिया है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो झारखंड के पक्ष में था। ठीक है ना, बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई थी। ठीक है ना, बिरसा मुंडा का जन्म बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही उनकी जिस झारखंड की बंटवारा किया गया, ठीक है, स्थापना किया गया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? किस क्षेत्र में हुआ था? वो था सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है ना, किस भूमि क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तो 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्ध भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। इसका केंद्र क्या था? संथाल परगना था। आगे, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? कहाँ किए थे?
आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में लागू की गई थी, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से था, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मेरे साथियों में पूछा गया क्वेश्चन है 56 और 59 बीपीएससी प्री में पूछा गया है। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो 1885 में किया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों को किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों को अधिकारों का परिभाषित किया था, ठीक है। आगे है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की गई थी? ठीक है, रचना की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई के आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेदभास भूमिका, ऋग्वेद भाष, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंड प्रमुख है, ठीक है। आगे है अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना जो है इसमें किए थे शिशिर कुमार घोष ने किए थे, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने किए थे। चलते इनके डिटेल पर। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में ईस्वी में कलकत्ता में किए। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई, ठीक है। और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश कुमार मुखर्जी ने इसके संपादक बने। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक बने थे। आगे है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ठीक है, कौन था? लीडर था। के डिटेल पर चलते हैं। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। आगे क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ठीक है ना, किसको आकर्षित किया था? तो वह जैसे बुद्धिजीवी थे, ठीक है, बुद्धिजीवी थे और नगरीय उच्च जातीय के थे, ठीक है। उसके बाद निर्धन सर्वसाधारण वर्ग थे और उदारवादी नहीं थे, ठीक है ना। तीनों तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते इसके पूरा डिटेल चलते हैं कि 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहाँ एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वही दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन को कहा जाता है, ठीक है, राजा राम मोहन को कहा जाता है। इनके डिटेल पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता
भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। मेरे साथियों एक एक इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से दोहरा देते हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू, ठीक है ना, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सम प्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्राह्मण का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्हें वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 20 अगस्त, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किए थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। को ब्रह्म समाज के नाम से नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा और एक ब्राह्मण पूजा का उपदेश दिया, विरोध किया और एक ब्राह्मण की पूजा का उपदेश दिया। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिए गए विकल्प, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसलिए जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब किए थे? 1828 में। क्वेश्चन आ गया, ऊपर डिटेल बता दिया गया है। सती और गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। चलते हैं पूरा डिटेल पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध, ये नियम 17 यानी कि धारा 17 है, ठीक है ना, धारा 17 है, नियम द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसियों में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है, इनका डिटेल देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु की वृद्धि, ठीक है, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। ठीक है ना, और उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष को
मुझे मत छोड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म केवल अब खान पान तक की सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान था। ठीक है ना, ये स्वाभाविक है। जो भूखे व्यक्ति है उसको मानवता, उसके जो भूखे व्यक्ति धर्म की बात करे तो ईश्वर तथा मानवता का अपमान ही होगा ना। विवेकानंद जी ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। मेरे साथियों, आप जो भी डिटेल देख रहे हैं उसका गौर से देखिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न का जो है उसका डिटेल दिया गया। मेरे साथियों, एक क्वेश्चन से आपको 5, 6, 7 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, आप इसको अच्छा से देखते रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा। आगे क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, उनका डिटेल पूरा पढ़ लिए हैं। आगे है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब किए थे? तो 1897 में किए थे। कब किए थे? 1897 में किए थे। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। ठीक है, मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। क्या आगे क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए हैं। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन के प्रसार प्राय पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। ठीक है, स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। कि वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आचार्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसने 1877 में लाहौर में स्थापित कर एक निश्चित रूप से दिया गया आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इनके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में आर्य समाज के 2 गुटों बढ़ गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। मेरे पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की थी। आगे है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले ने किए थे। तो इनके बारे में जान लेते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1828 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था।
आगे है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, वही क्वेश्चन आ गया ज्योतिबा फुले ने किए थे। किसने किए थे, ज्योतिबा फुले ने किए थे, डिटेल बता दिए। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, मैडम HP बाल्बेटस्की ने किए थे। ठीक है ना, इसके डिटेल देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP बाल्बेटस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्लॉन जॉर्ज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी मेरे साथियों। और इस मतलब सेट का इस प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में फिर आपको जो है सो अगले अध्याय में बताया जाएगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थे श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछते इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, साइन के डिटेल देख लेते हैं। एनी बेसेंट अंग्ल आयरलैंड से थे। ठीक है ना, एनी बेसेंट जो थे अंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग की गठन का किया। ठीक है, 1916 में। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी अध्यक्ष महिला बनी थी। ठीक है मेरे साथियों, अब अगली क्लास में जो है 101 के बाद बता दिया जाएगा मेरे साथ। इसको पार्ट 2 लेकर जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है ना, पार्ट 1 में आपको 100 लेकर 100 तक आपको बता दिया। ठीक है, अगली बार जो है 100 से प्रयास रहेगा कि 382 क्वेश्चन 382 तक चले, लेकिन जहाँ तक ज़्यादा लंबा ना हो क्लास, इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा कम ही करा दे, लेकिन प्रयास रहेगा कि थोड़ा लंबा भी हो जाए तो दिक्कत नहीं। लेकिन टोटल के क्वेश्चन जो है 101 से आपको 382 तक आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसको बीच मतलब 1-2 क्वेश्चन पर छोड़ दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा मेरे साथ, इससे कोई फायदा नहीं है। नहीं तो इससे अच्छा कि नहीं पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन अंत तक आप जरूर पढ़िएगा। जो भी आप मेरे साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC की तैयारी कर रहे हैं या BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं या BSSC की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की या और भी कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने में साथियों, तो ये क्वेश्चन बहुत देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से दिया गया है। सबसे बड़ी फायदा होता है कि डिटेल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट अगले क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।